सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात होगी महामारी और लॉकडाउन से लचर हुई देश की अर्थव्यवस्था को जागृत करने की कवायद पर। जाहिर है 2 महीने से भी ज्यादा चले लॉकडाउन ने सारे सेक्टर्स पर तालाबंदी की, लिहाजा सरकार की ओर से जारी जीडीपी आंकड़े के बताते हैं कि देश की इकोनॉमी 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। राजकोषीय घाटा भी 4% से आगे बढ़ गया है। यही वजह है कि वर्ल्ड की रेटिंग कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे कमजोर श्रेणी में आंक रही हैं। लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर का मंत्र दोहराते हुए भरोसा जताया है कि देश की इकोनॉमी फिर से उठ खड़ी होगी। लेकिन विपक्षी नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता वर्तमान स्थितियों को सरकार की नाकामी के तौर पर निरूपित कर रहे हैं। लेकिन सियासी बयानबाजी से परे सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी संजीवनी कदम होंगे जो किसान, गरीब, मजदूर की रोटी से लेकर उद्योगों की पूंजी तक पैदा करेंगे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं वो यथार्थ में कितनी संभव है, जो चुनौतियां हैं वो किस कदर विकराल है, और हम देश की बर्बादी का अगर रोना रो रहे हैं तो क्या बाकी विश्व के हालात इससे बेहतर है। सभी बिंदुओं पर पड़ताल करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। पर बातचीत का यह सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज के विचार सूत्र पर। तो हमारा आज का जो विचार सूत्र है वो ये कहता है कि अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्त स्यान् गतस्य च प्राप्यते फलमुत्थान न लभते चातुर संपदम। अर्थात उद्यमशीलता के अभाव में पहले से जो प्राप्त है एवं भविष्य में जो प्राप्त हो पाता उन दोनों का ही नाश निश्चित है। उद्यम करने से ही वांछित फल प्राप्त होता है और उसी से आर्थिक संपन्नता मिलती है। जो कौटिल्य ने यह 2500 साल पहले कहा गया था वो वर्तमान परिस्थितियों पर अगर आरोपित करें तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हम वर्तमान की चुनौतियों को नजरअंदाज करके अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहते हैं तो जो हमने अतीत में कमाया हुआ है उसका तो नाश होगा ही, जो कुछ भविष्य में भी हम प्राप्त कर सकते थे उसका भी विनाश होना तय है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर देश के प्रधानमंत्री ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं ये मौजूदा चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना टैलेंट है, हमारे अंदर इतनी योग्यता है, हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम इन सब से उबर कर और बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं, तो क्या उसे एक सिरे से खारिज कर देना चाहिए। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता वर्तमान आर्थिक हालातों के लिए मौजूदा सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो कदम हैं, वो इस प्रकार के हैं जिसके चलते आर्थिक रूप से यह बर्बादी हमारे हिस्से आ रही है। क्या सच्चाई है इसमें? क्या रास्ते होने चाहिए? जो सरकार रास्ते पे चल रही है उसमें गलतियां कहां हो रही हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ हिस्सेदारी के लिए मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके वर्तमान में सांसद नायब सैनी जी। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। 2 आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। एक जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं, तो वहीं देश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत हम आकाश जी से करते हैं। आकाश जी आर्थिक मोर्चे पर निगाह रखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने जो रोड मैप बनाया है, प्रधानमंत्री जिसके आधार पर आज भी अपना विश्वास कायम रखे हुए हैं, देश को भरोसा दे रहे हैं कि कुछ नहीं हम और बेहतर कर लेंगे, भरोसा करें जो कदम उठा रहे हैं उन पर, या केवल एक हौसला देने की कोशिश है देश को, इसलिए इसे केवल एक भाषण मात्र ही समझें? क्या समझे आकाश जी? I think it's a combination of the two. It's on one hand, yes, as you have rightly said, भरोसा देने की कोशिश जो है की जा रही है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसमें सॉलिड फैक्ट्स भी हैं। देखिए, the reality of the days, as of now, we are the 5th biggest economy in the world. GDP ग्रोथ की बात करें, still we are the fastest growing economy amongst comparable nation. अब हमसे बड़ी इकोनॉमीज कौन सी हैं? यूएस है, चाइना है, जर्मनी, जापान है, जर्मनी है। आज देखें यूएस की जीडीपी ग्रोथ मात्र 2% है। चाइना ऑलरेडी लड़खड़ाया हुआ है कई रीजंस की वजह से। जर्मनी देखें 0.5% जीडीपी ग्रोथ। जापान लास्ट ईयर इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर दे कॉन्ट्रैक्टेड एट अ नेगेटिव रेट। तो जाहिर सी बात है इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और पर्टिकुलरली चाइना को लेके जो अवर्जन पैदा हुआ है राइट नाउ, नोबडी वांट्स टू ट्रेड विद चाइना। आज यूएस आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कितने सवाल चाइना पे खड़े कर चुके हैं। सिमिलर इज द केस विद मेनी यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया,
Even so, what I feel very firmly is right now, if India puts effort, and you have very rightly mentioned Kautilya, I hail you, hats off to you for Thank you, sir. mentioning great Kautilya. If we put serious effort, let me tell you, with all seriousness, we can have a lot of FDI from US, European nations, Australia, even neighbors of China like Japan and South Korea. तो जाहिर सी बात है कि आज ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि हम एफडीआई को ले सकते हैं, एफडीआई यहाँ आ सकती है, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, 3 ट्रिलियन के आसपास तो हम हो ही गए हैं, तो वी कैन ग्रो, यहाँ इकोनॉमी बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए वी हैव टू बी प्रोएक्टिव. You started the show by referring to Kautilya in a very nice manner. We have yes said there is a vision, there is a plan, there is a dream, but we have to concretize it. आज एक सपना हमारे सामने है और मैं प्रधानमंत्री साहब को अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने देश के सामने एक सपना रखा है, कठिनाई के समय में भी हमें उसको इंप्लीमेंट करना है. अब अगर प्रश्न हो कि क्या ये इंप्लीमेंट हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, बिकॉज आज मोदी साहब ने इंडिया का रेपो बाकी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है, चाहे यूएस है, यूरोपियन नेशंस है, चाहे साउथ कोरिया, जापान है, वहां से एफडीआई आने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ बनती है. अब यह है कि प्रैक्टिकली आने वाले 4 महीने को हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं. चाइना देखिए किस तरह के स्टेप्स ले रहा है. अब यूएस के साथ उसकी जो बिजनेस एनिमिटी है, दे हैव टेकन इट अ स्टेप फॉरवर्ड. उन्होंने यूएस के सामने अपनी ग्लोबल करेंसी ईआरबीएम लॉन्च कर दी है. उसके बाद देखिए अब चाइना में किस तरीके से डेमोक्रेसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिसने एक पॉजिटिव इमेज बना के रखी हुई है, व्हेन यूएस नीडेड मेडिसिन वी वर द वंस टू सेंड मेडिसिन टू यूएस. सिमिलरली यूरोपियन नेशंस आल्सो दे वांट टू ट्रेड विद इंडिया. सिमिलर इज द केस विद ऑस्ट्रेलिया, इवन साउथ कोरिया. तो आई थिंक आज की तारीख में ये चीजें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमी को ग्रोथ दे सकते हैं. हमारे पास मौका है चाइना को, अगर देसी भाषा में कहूं, पछाड़ने का, एक ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने का. आकाश जी ने कई सारे सकारात्मक पहलू हमें बताए हैं कि जिसके अंतर्गत हम अपनी उम्मीदों को देख सकते हैं, मोदी जी के सपने को व्यवहारिकता के तौर पर भी आंक सकते हैं. पूरे विश्व के परिदृश्य के साथ आकाश जी ने हमें जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सकारात्मक पक्ष ही नहीं है, नकारात्मक पक्ष भी है. सरकारी साख की रेटिंग जारी करता है मूडीज. मूडीज ने हमारे देश की रेटिंग BAA2 से BAA3 कर दी है. 1998 के बाद में इतनी बुरी रेटिंग पहली बार हमारी हुई है, और इसके बाद की जो रेटिंग है वो कबाड़ की श्रेणी में आती है. इतने बुरे हालात भी साथ ही साथ हमारी यथार्थता को दर्शाते हैं. शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ में हैं. एक तरफ भाजपा है, एक तरफ केंद्र सरकार है, जो सब कुछ आने वाले समय में सुनहरा बताने की कोशिश में, ये बताने की कोशिश करें कि हौसला खोने की जरूरत नहीं, हमारे पास संभावनाएं बहुत है. आकाश जिंदल जी ने उसके कई आयाम हमारे बीच में रखे. लेकिन शैलेश जी, आपके नेता हैं जिनका कहना है कि बर्बाद कर दिया इस मुल्क को. अगर किसी ने इस मुल्क को बर्बाद किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है. उन्हें तो कुछ संभालना ही नहीं आता है. हालांकि मोदी जी कहते हैं कि आपको कांग्रेस संभालना नहीं आता, लेकिन अभी तो राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि देश आपसे संभल नहीं रहा, इकोनॉमी आपसे संभल नहीं रही है. थोड़ा रोशनी डालेंगे अपने नेता की बात पर, कैसे यकीन करें हम कि जो आपके नेता कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं. 2020 के पहले क्वार्टर की जो जीडीपी ग्रोथ रेट सामने आई है वो पिछले 11 साल की न्यूनतम है और 44 तिमाही की सबसे न्यूनतम ग्रोथ रेट है जीडीपी की. इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -1.4% की, औद्योगिक विकास दर में -6% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -2.2%. जब हर सेक्टर में निगेटिव ग्रोथ है, और हो सकता है लोग कहें कि लॉकडाउन का प्रभाव है, कोरोना का प्रभाव है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि इस तिमाही के केवल आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन हुआ, उसके पहले तो आर्थिक गतिविधियां चल रही थी. दरअसल ये नोटबंदी और जीएसटी को गलत ढंग से लागू करने का दुष्परिणाम है. आपने कहा था साहब 2 करोड़ रोजगार के अवसर हर साल देंगे, -27%. ये एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की स्थिति है. और इंक्लूजन, मोदी जी की आई में मैं इंक्लूजन को देख रहा था जी. इस इंक्लूजन में किसान कब इंक्लूड होंगे, मजदूर कब इंक्लूड होंगे, छोटे व्यापारी कब इंक्लूड होंगे, गरीब कब इंक्लूड होंगे, मध्यम वर्ग कब इंक्लूड होगा, निजी नौकरी करने वाले कब इंक्लूड होंगे. आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन उस पैकेज में इन वर्गों को क्या मिलेगा अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है.
अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो गई है। और मैं बहुत ही विनम्रता से कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने तो फरवरी में इस बात को कह दिया था, उस समय तो कोरोना की शुरुआत हो रही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था के खतरनाक इंडिकेटर्स उस समय से आने लगे थे और आज स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, शैलेश जी का कहना है। लेकिन हमारे साथ में नायब सैनी जी हैं। सैनी जी, आपके नेता की एक खासियत है कि वो जब भी मंच पर आते हैं महफिल लूट कर ले जाते हैं, बाद में लोग समीक्षा ही करते रह जाते हैं कि असल में उन्होंने दे के क्या गए। बोले बहुत अच्छा, ये हमेशा महसूस होता है। आज भी उन्होंने एक फार्मूला दिया 5I का, हम अभी तक उस आई के आयामों को ही खोज रहे हैं। जैसे लोग 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमें क्या मिल रहा है इसको खोज रहे हैं। आप थोड़ी रोशनी डालें, आपके नेता हैं, आपकी पार्टी के प्रमुख हैं सरकार के अंदर, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि उन गरीब मजदूरों को क्या मिलने जा रहा है इन संभावनाओं में, उस वर्ग को जो गांव में रह रहा है, किसानों के संदर्भ में जो दोगुनी करने की बात थी। कल ही आपकी घोषणा हुई है एमएसपी में बढ़ोतरी, धान के अंतर्गत 53 रुपए या 58 रुपए बढ़ाए हैं आपने, इसी से दुगनी हो जाएगी ये 2022 में। कहां ले जा रहे हैं देश को, क्या सपना दिखा रहे हैं हमें? देखिए सब मैं ये कहना चाहूँगा जी ने भी जो अपनी बात रखी, ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 2014 के बाद एक न्यू इंडिया बनाने का जो सपना और उसको सार्थक करने का काम जो कर रहे हैं, जब जी जो बता रहे थे, नोटबंदी की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का निर्णय लिया, उसकी तरफ देश बढ़ रहा था। देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा था और हर वर्ग को योजनाओं के माध्यम से इसका सीधा सीधा लाभ जिसके खाते के अंदर जा रहा था। एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार 2014 से पूर्व इस देश के अंदर बड़ा एक खेल चलता था और जो पात्र व्यक्ति था, जो गरीब व्यक्ति था, वो कहीं ना कहीं वो सरकार जब चुनाव आता था, चुनाव के समय इस प्रकार की घोषणाएं और प्रलोभन दिए जाते थे, लोग उनकी तरफ 5 साल ताकता रहता था, परंतु उसको कुछ मिला नहीं है। इन पिछले अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, इतना लंबा समय जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया है, हम ये एकदम बिल्कुल इस बात को नहीं निकारते, परंतु लोगों की जो मेहनत है, जो मेहनत से देश को आगे बढ़ाया, परंतु जिस प्रकार का सहयोग लोगों को सरकार के का पीछे से मिलना चाहिए था, इस प्रकार का सहयोग नहीं मिला, उन तक लाभ नहीं पहुंचा। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन सब बातों को बड़ी गंभीरता से और बड़ी बारीकी से हर पहलू को देखा और हर पहलू को देख करके उसको सीधा सीधा लाभ उस तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे अगर ये जो बात कर रहे हैं नोटबंदी की, इससे पहले 2000 जो 2 महीने से लॉकडाउन शुरू हुआ, इससे पहले अगर हम बात करें तो देश का जो मजदूर है लगभग 19-20 करोड़ लोगों को जनधन खाते से जोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और अब इस लॉकडाउन के अंदर सीधा सीधा उनको डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम मोदी सरकार ने किया। और जो हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको फ्री में इस लॉकडाउन के अंदर 3 महीने तक गैस का सिलेंडर फ्री में देने का काम सरकार ने किया है। और उसके बावजूद भी सरकार ने जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया है और उसको उठाने का काम किया है, और इसके साथ साथ जब ये कोरोना जैसा वैश्विक महासंकट के अंदर ये विश्व के ऊपर एक संकट आया, विपत्ति आई है, उस संकट और विपत्ति की घड़ी के अंदर जब हमारा देश लॉकडाउन की स्थिति में आया है, मैं ये भी से निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि आज आपके माध्यम से ये बात कहने का अवसर मुझे मिल रहा है, क्योंकि जब राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आता है तो विपक्ष की एक भूमिका होती है और उस भूमिका को सार्थक रूप में विपक्ष ये कहता हुआ उस संकट की भूमि में नजर आना चाहिए कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार निर्णय ले, हम उसको सहयोग करेंगे। परंतु किस प्रकार की ये विपक्ष है कि आम जन भी जो गांव के अंदर दूर दराज इलाके में बैठा है वो भी इनकी बातों से हैरान होता है कि किस प्रकार का विपक्ष है, किस प्रकार की राजनीति हो रही है।
या अपनी राजनीति को इस संकट की घड़ी में चमकाने का काम कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति गांव के अंदर बैठा भी ये बात बोलता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते या 2000 पहले की स्थिति होती तो देश की स्थिति कुछ और होती। आज हर व्यक्ति इस बात की चर्चा करता है। नायब जी, एक बात बताइए कि अगर विपक्ष कोई भी सवाल उठा दे तो उसे देशद्रोह की श्रेणी में ही लाना कितना जरूरी आप लोगों के लिए हो जाता है? भाई, कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि मजदूरों के हाथ से काम छिन गया है। छिना क्यों? आपने लॉकडाउन लगाया इसलिए। कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि 7,500 या 10,000 रुपए उनके खाते में डलना चाहिए। इसलिए डलना चाहिए कि उनका काम आपके फैसले से छिना। आप 500 रुपए के आधार पर चाहते हैं कि विपक्ष इसकी शाबाशी दे, तारीफ करे? यह सवाल है। इसका उत्तर देने के स्थान पर आप ये चाहते हैं कि विपक्ष सवाल क्यों कर रहा है? दूसरा आपसे जानने का विषय यह है, आप तो स्वयं किसानों के बीच में रहते हैं, मजदूरों के बीच में रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। कल ही 14 खरीफ फसलों के संदर्भ में समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। धान के संदर्भ में 53 रुपए मूल्य बढ़ाया है। आपके नरेंद्र मोदी, आपकी भाजपा की सरकार ने यह वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दुगना कर देंगे। 50 रुपए बढ़ाकर दुगने तक पहुंचेंगे, किसान मान जाएगा? एक मिनट, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2022 तक किसान की आय को दुगना करेंगे और उस दृष्टि के अंदर लगातार हर वर्ष किसान की आय को बढ़ाया जा रहा है। अब भी जो एमएसपी आया है आपके सामने, पूरा देश जानता है, और उसके अंदर 50% से लेकर के 80% की वृद्धि अलग अलग फसल के अंदर वो की है। इतनी बड़ी वृद्धि लगातार उसके अंदर की जा रही है और किसान को मजबूत किया जाए, ये पहली बार गंभीरता से अगर किसी सरकार ने विचार किया है, किसी प्रधानमंत्री ने विचार किया। इस देश के प्रथम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिसने किसान की चिंता की, उसको मजबूत करने का काम ये पहली बार। सनी जी, आप मुझे आंकड़े में बता ददीजिए। आपने कहा 50% से 83%, 1815 रुपए था धान का समर्थन मूल्य पिछले साल, 1868 रुपए इस साल हो गया। आप ही बता दें कि इसमें 50% से लेकर 83% किस तरीके से वृद्धि के तौर पर देखें हम। 1815 से 1868, 53 रुपए निकला है। ऐसा तो नहीं 53 रुपए को हम 53% समझ रहे हैं। आप इसके ऊपर देखिए, क्योंकि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम 2022 तक किसान की आय को दोगुना करेंगे, आप उसका खर्चा भी देखिए, किसान का खर्चा देखिए। अगर 1 क्विंटल धान का पैदा करने में उसको क्विंटल के खर्चे के ऊपर जो लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए, इसकी और वो दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसान की आय को दुगना वो 2022 तक करेंगे। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है और उन तक लाभ पहुंच रहा है। उन तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, किसान को मजबूत कर रहे हैं। अभी भी जो देश के ऊपर ये संकट आया, इस संकट की घड़ी के अंदर जैसा मैंने कहा है कि विपक्ष को भी सरकार के साथ हम ये नहीं बोलते, एक सार्थक उसका जो की सरकार कर रही है संकट की घड़ी के अंदर, कम से कम उसकी बात करनी चाहिए। उनको भड़का करके देश के लोगों को वो अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। नायब सैनी जी का कहना है कि इस समय राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। आशुतोष जी, आपके पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, आप तो बतौर पत्रकार हमारे साथ में हैं। उम्मीद है आपके ख्यालात के संदर्भ में इस नजरिए से नहीं देखा जाएगा। आकाश जिंदल जी को भी ये सहूलियत अभी तक तो हासिल है, अभी भी वो किसी पार्टी के साथ में नहीं है। तो आशुतोष जी, आप ही रोशनी डालें। 2 सवाल हैं मेरे पास में। एक कि देश के संदर्भ में जो सपना बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, आकाश जी की राय है कि हां ये संभावनाएं हैं, कैसे करते हैं इस पर सवाल है। पर दूसरा आपसे सवाल साथ में यह है कि जो चुनौतियां इस लॉकडाउन के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था के सामने आई हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के हाथ से काम छिन गया, बड़े पैमाने पर गांव की ओर पलायन हो गया, बहुत बड़ी संख्या में लोग शहरों से गांव की ओर लौट गए। दूसरा और तीसरा जानने का सवाल यह है कि क्या विश्व की परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कंपनियां कोई नए निवेश के लिए नए क्षेत्र खोल पाएं, ऐसी तुरंत में संभावना है? 3 दृष्टि से आपसे उत्तर अपेक्षित है। देखिए, सबसे पहले सवाल का मैं आपका जवाब देता हूं। आपने जो ड्रीम जो दिखाया गया है, जो स्वप्न दिखाया गया है, उसके बारे में पहला सवाल ये रेज किया।
राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे। इसके बीच हम लोग को देखना है कि जो चीजें हमें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, कितनी प्रैक्टिकल हैं। आज का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संदेश था, या पिछले कुछ दिनों में जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो भी संदेश, जो भी कम्युनिकेशन, जो भी इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए हैं, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, ये एक संवेदनशील विषय है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय भी है जी। तो इसके बारे में किसी भी तरीके का नीजर तरीके से हम बात नहीं कर सकते। ये हो जाएगा, ये कर देना है, हमें मिलके कर देना है, ऐसे ये ड्रीम है, ये एस्पिरेशन है। एस्पिरेशन वैल्यू होना अच्छी बात है, एक स्वप्न होना अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर में हमें, हमारी सरकारों को हमें यह भी बताना होगा कि जब जीडीपी बिल्कुल ही जीडीपी का सुपड़ा साफ हो चुका है जी। जो लास्ट क्वार्टर है उसकी जीडीपी 4.2% के हिसाब से ग्रो हुई है, इसके बारे में मेंशन भी किया। आगे के बारे में मैं थोड़े से आंकड़े आप लोग को देना चाहता हूं। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसका पहला जो क्वार्टर है, अप्रैल मई जून जी, इसमें एनआईपीएसपी की एक स्टडी है जिसमें माना जा रहा है कि जीडीपी -26% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसके बाद वाले क्वार्टर में, जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर में और दिसंबर वाले क्वार्टर में 12.5% ईच, और जनवरी फरवरी मार्च अगले साल ग्रोथ 0% होगा। तो ये अनुमान ये लगा के किया गया है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया उसको अनुमान में लेते हुए ये अनुमान लगाया गया है कि इस तरीके की गिरावट जो है हम लोगों को जीडीपी में देखने को मिलेगी। तो हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना होगा। केवल कह देने से कि ये हो जाएगा, केवल कह देने से मेक इन इंडिया, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं है? हमारे यहाँ मेक इन इंडिया प्लान तो 2014 में जब एनडीए 1 की सरकार आई थी तो लागू हुआ था। तो क्या सरकार को इसके ऊपर भी एक लेखा, तो अर्थव्यवस्था पर नीजर्क तरीके से नहीं बल्कि एक बहुत ही विस्तार से, विस्तृत तरीके से, एक विस्तृत प्लानिंग के साथ हम बात करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। मेरा कहना इतना ही है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ड्रीम दैट इज बीइंग शोन। सेकेंडली, जो दूसरा सवाल आपने पूछा मेरे से कि जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस क्या क्या रहे लॉकडाउन के दौरान, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सप्लाई चेन पूरी तरह डिसरप्ट हो चुका है जी। अब जो फैक्ट्री ओनर है या कोई भी कहीं भी कोई भी दुकान चला रहा है, वो पीछे का सामान कहां से ला रहा है, इस तरीके की जो समस्याएं आ रही हैं कि दिल्ली का बॉर्डर सील है, गुड़गांव में से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, नोएडा से जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अब ट्रक वाला अपना ई-वे बिल निकाल के माल गुड़गांव की किसी फैक्ट्री से शोरूम में सप्लाई देने के लिए चला, पता चला कि उसे बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। तो इस तरीके की समस्याएं जो है, सप्लाई चेन को रिस्टोर करना एक बहुत ही बड़ी और अहम चुनौती है। दूसरी चुनौती है लेबर की। लेबर बहुत ही भारी संख्या में पलायन कर गया है। मेरी जो लेबर एक्सपर्ट से जो मेरी बातचीत हुई है उसके हिसाब से उनका ये मानना है कि 50% लेबर जो है बहुत जल्दी वापस नहीं आने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चैलेंजेस हैं जिसके तहत हमें रह के काम करना पड़ेगा। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की आपने बात कही, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस तरीके से ये कहना कि जो देश आपका 90-92 बिलियन डॉलर का पार्टनर है उसको बिल्कुल एक सिरे से रूल आउट कर देना, जो इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे पे उसको खत्म कर देना। इस वर्ल्ड ऑर्डर में देखिए कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में खिड़की दरवाजे कमरे बंद करके बना लेंगे या कर लेंगे। पूरा विश्व एक सप्लाई चेन है और हर कंट्री उसका एक पार्ट है। ये इंडिजिनाइजेशन होना ये अच्छी बात है, इसके बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में नकारात्मक तरीके से सोचना ये गलत बात है, जो कि मैसेज मुझे लगता है कि सरकार ने भी दिया है। लेकिन इसको बहुत ही जरूरी है कि हम उस टैंजेंट पे न लेके जाएं। और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है नो डाउट जिसको कि हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अपैरल में इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो चाइना से सामान जाता था यूरोप में अपैरल के क्षेत्र में, वो कम हो गया है। इंडिया उसकी भरपाई कर सकता है और ऐसे ऐसे कई क्षेत्र हैं। कई ऐसे क्षेत्रों का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज अपने उद्घोषणा में किया।
तो इन सारी चीजों को नी जर्क ना होके एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से अगर करें हम, तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा जरूर होगा। लॉन्ग टर्म में कई सारी बातें कही आशुतोष जी ने। आकाश जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, पहले आकाश जी की बात सुनते हैं कि उनकी क्या आपत्ति या क्या समर्थन है, और फिर आकाश जी से पूछने के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं। जी आकाश जी। I have listened to my friend Ashutosh. Now, let me correct certain data. जी। Last quarter data is 3.1%, not 4.2%. That is January to March. And we already had impact of Corona. Now, why so? Let me tell my friend from Congress, I don't have any political agenda. Because already in the global trade, the Corona pandemic had spread in March. Global trade had lowered. So already the impact of Corona is very much exhibited in the data, which is 3.1%. Okay. अब जो मेरे दोस्त बात कर रहे थे, आगे बता दूं, अब इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटी क्यों है बाकी दुनिया के सामने? Let's do some number crunching. IMF, International Monetary Fund, has come out with a report which categorically says India would grow at 1.9%, and this is much prior to Modi ji's 20 lakh crore package. Whereas IMF says the world would contract, यानी दुनिया की GDP growth -3% रहेगी. There is where we are standing. So IMF feels that India would continue growing, whereas the world would shrink. ये डेटा है. तो जाहिर सी बात है, जब एक ग्लोबल एजेंसी ये डेटा कह रही है, तो वो डेटा एक हमारे लिए बेसिस है सोचने का, डिसीजन लेने का, बिजनेस करने का. चाइना को लेके क्लियर कट एवर्शन इस समय आ रही है. अभी 2 दिन पहले ही चाइना यूएस की जो है ट्रेड और एक्सट्रीमली सेंसिटिव लेवल पे पहुंच गया, जब कई तरह के बैन लगे हैं. ऑलरेडी पिछले 2 साल से यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से चाइना की इकोनॉमी, ठीक है साइज में वो बड़ी लग रही है, लेकिन अदरवाइज वो ध्वस्त हो चुकी है. चाइना 6 महीने पहले ही अपनी इकोनॉमी को यू टर्न देने की कोशिश कर चुका है. उन्होंने कोशिश की है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से कंजम्पशन इकोनॉमी की तरफ अपने आप को मूव कराना शुरू कर दें. तो चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल क्रॉस रोड पे है, और अब जिस तरीके से उन्होंने अपनी ग्लोबल करेंसी ERBM डॉलर के सामने, मैं कहूंगा मैदान में उतार दिया, थिंग्स आर गोइंग टू गेट मच वर्स फॉर चाइना. एंड वी शुड हैव फेथ इन आवर इकोनॉमी, वी शुड हैव फेथ इन आवर कंट्री. आज आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं. जापान जैसी कंट्री इंडिया में आती है, 0.1% पे इन्वेस्ट करती है, तो वो बताता है कि इंडिया में कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, इतना इंडिया कितना ग्रो कर सकता है. अब जहां तक जीडीपी ग्रोथ की बात है, बार्कलेस, मूडीज 0% कह रहे हैं, मैं मानता हूं. आरबीआई तो कह रहे हैं नेगेटिव भी जा सकती है, बट वो चीज एंटायर वर्ल्ड के लिए रहेगी. दैट वुड बी फॉर द एंटायर वर्ल्ड. नाउ वी हैव टू सी हाउ इंडिया बेनिफिट्स फॉर दैट. आपको ये बता दूं, थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. कई बार ग्लोबल डिसऑर्डर्स या वर्ल्ड में बहुत बड़े इकोनॉमिक डिसरप्शंस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ देते हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आपको लेके जाना चाहता हूं. उससे पहले इंग्लैंड एंड फ्रांस, दे वर द 2 इकोनॉमिक सुपर पावर्स, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस केम आउट एज द बिगेस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर, एंड दे आर कंटिन्यूइंग. वही चीज की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूं. कोविड के बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी जाएगी, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, एंड इंडिया हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज. Now, I am not a BJP spokesman who would say कि इंडिया इसके बाद सर पर दौड़ पड़ेगा, इंडिया की ग्रोथ रुक नहीं पाएगी. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट. अब उसको कितना हम एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, कितना हम यूज कर पाते हैं, ये हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स पे है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बिकॉज एफडीआई के लिए. अगर जी मैं आपको बीच में रोकता हूं, आशुतोष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलूंगा, लेकिन अभी मेरे पास आपको काउंटर करने के लिए कुछ सवाल हैं. आपने कहा अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया के सामने है. चाइना से अगर कोई चीज निकल रही है तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में कालीन बिछा हुआ है तो हिंदुस्तान ही आना है. सवाल इस बात का है कि पिछले 6 साल का इतिहास क्या है. 6 साल का इतिहास यह है कि इस देश में औद्योगिक समूहों के अंदर एक अजब किस्म की निराशा का माहौल रहा है. कोई व्यक्ति कुछ नया करने के लिए तत्पर हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं देता है. हम व्यापारिक क्षेत्र में अगर बात करें तो हर व्यक्ति अपना समय काट रहा था, या जो है उसे बचाने के लिए जूझ रहा था, कुछ बनाने के लिए नहीं. पिछले 6 साल में आप उदाहरण तौर पर बताएं कि कितने औद्योगिक समूह हैं जो आपको ग्रो करते हुए नजर आए. हर सेक्टर में गिरावट है, हर सेक्टर में निराशा है. चाहे आप एनर्जी सेक्टर की बात करें, चाहे सीमेंट सेक्टर की बात करें, चाहे कोल सेक्टर की बात करें, तो कुल मिलाकर बातें हमेशा बड़ी हुई. जैसा कि आशुतोष जी ने भी कहा कि मेक इंडिया तो आपके पास 2014 से था, क्या तीर मार लिया. घोषणा आपने अभी भी कर दी कि कैंटीन में नहीं बिकेगा. 6 घंटे आपका फैसला नहीं टिका.
सुबह आपने फैसला लिया कैंटीनों में विदेशी माल नहीं बिकेगा, शाम तक में वापस कर लिया क्योंकि पूरी कैंटीन खाली हो गई। ये रियलिटी है। ऐसी रियलिटी के बीच में सपनों के भरोसे ही जिंदा रह ले, ठीक है? शुड आई आंसर? यस, आप ही को तो देना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई विल बी ग्लैड टू आंसर। देखिए, सबसे बड़ी बात कि पिछले 6 साल में कुछ नहीं हुआ, उसका जवाब आपके सामने मेरे दोस्त कॉन्क्रीट नंबर्स में है। मैं अब आपको पिछले 2.5 साल के हर क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ आपके सामने रखूंगा। प्लीज कॉन्ट्राडिक्ट इफ यू कैन। अपार्ट फ्रॉम वन क्वार्टर, इन ऑल अदर क्वार्टर्स वी हैव बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन कंपेरेबल नेशंस। हमसे बड़ी इकोनॉमीज कौन सी हैं? यूएस है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है, इंडिया है। अब आपसे माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू आस्क, कुड यू लिस्ट any 2 quarters where any country which is comparable to India's size has grown faster than that of India? पिछले 2.5 साल के जी किसी भी क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ ले लीजिए, और ये जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेट्स जो हैं, these are not indigenous estimates, these are estimates given by global agencies. This is data which is accepted by global agencies. सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद आप इकोनॉमी के साइज पे आ जाइए। इकोनॉमी का साइज जो लेटेस्ट डेटा है 2.94 ट्रिलियन है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। वी आर अगेन अहेड ऑफ आवर अर्स्टवाइल रूलर्स यूके एंड फ्रांस। तो ये तो डेटा है आपके सामने। जहां तक पिछले 2 साल की बात है, पिछले 2 साल हम सबको पता है इकोनॉमी पूरे विश्व की डाउन रही है, बिकॉज वी हैड अ ह्यूज यूएस चाइना ट्रेड वॉर। यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के रिसेशन लाया था, और उसके अंदर भी हिंदुस्तान ग्रो कर रहा था 6% पे, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट था 2.6%। वी वर ग्रोइंग 2.5 टाइम्स फास्टर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, उससे हम वी वर ग्रोइंग फास्टर एटलीस्ट बाय 250%। जापान, उसकी इकोनॉमी लास्ट ईयर एक क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट की है। जर्मनी जो हमसे बड़ी इकोनॉमी है, दे हैव ग्रोन नियरली बाय 4.4%। तो डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू। द ओनली थिंग इज वी नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स। एक मैं बीच में रोकता हूं आकाश जी, ये जो आंकड़े का मकड़ जाल है ना, इसे थोड़ा व्यवहारिक तौर पर जाएं। हमारे देश के राजनीतिज्ञ अभी ये बता रहे थे कि पहले कोरोना के मामले हर 3 दिन में दुगने हो रहे थे, अब 13 दिन में दुगने हो रहे हैं। 3 दिन में दुगने ऐसे हो रहे थे कि पहले हम 50 थे, 100 होने में हमको 3 दिन लगे, 100 से 200 होने में हमें 5 दिन लगे। लेकिन अब जो हमारी रफ्तार है ना, 1 लाख से 2 लाख होने में हमें 13 दिन लगे। तो हम इस बात पर संतुष्ट हो सकते हैं, ये जो रफ्तार है इसको हमने थाम लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम 100 पे थे और अब 2 लाख पे हो गए हैं। तो जो दुनिया के साथ में आंकड़े हैं, उनकी जीडीपी की वैल्यू अगर देखें और हिंदुस्तान के संदर्भ में देखें, तो उसमें एक बड़ा अंतर है। उसमें अगर वो 1% भी बढ़ते हैं तो वो वॉल्यूम की शक्ल में बहुत बड़ा हो जाता है, और हमारे संदर्भ में वो वॉल्यूम बहुत छोटा हो जाता है। ये भी एक पहलू है। लेकिन मैं आपको फिर आऊंगा, आशुतोष जी का एक बार हस्तक्षेप सुनता हूं। जी आशुतोष जी। एक चीज तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा, उन्होंने थोड़ा करेक्ट कर दिया। मैंने एक गलत फिगर कोट कर दिया था, उसके लिए मेनी थैंक्स। 2 सवाल मेरे जो हैं वो ये है कि आकाश जी ने क्वार्टरली जीडीपी के डिक्लाइन के बारे में बात की, और ये भी बताया कि दैट वाज मोर और लेस एट्रीब्यूटेड जो विश्व का तनाव था बिटवीन यूएस एंड चाइना, जो ट्रेड वार हो रहा था। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 8% के ऊपर हम ग्रो कर रहे थे 2018 के शुरुआती महीनों में। वो गिर के आ गया 4.7% पर दिसंबर क्वार्टर में 2019 में। क्या इसको केवल चाइना यूएस के जो ट्रेड वार था उसके ऊपर हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या हमारी अपनी जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, IL&FS की, DHFL की, तमाम ऐसी कंपनियों की, जिसका कि एक कंटेजियन इम्पैक्ट पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ा, क्या वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था? और आगे बढ़ते हुए जहां तक ये इस ग्रोथ की बात है, इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, क्या हमारे बैंक्स आज के डेट में, आज की तारीख में, क्या इतने स्ट्रांग हैं कि उस ग्रोथ को प्रोपेल कर पाए? ये 2 सवाल हैं, इनके लिए मैं चलूंगा जिंदल साहब के पास में, लेकिन मैं पहले नायब सैनी जी के पास में चलता हूं। नायब सैनी जी, मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि हम देश के संदर्भ में कितने भी आने वाले समय के लिए सपने दिखाएं,
पर अभी हम जहां खड़े हुए हैं वहां पर जो चुनौती है उसमें कोई समाधान मिल नहीं रहा। हमें आज रोटी मिल नहीं रही है, 1 साल बाद तो मैं हलवा खिलाऊंगा, इस प्रकार के सपने को लेकर ही क्या जिंदगी काट दें। अभी जो मजदूर है उसके पास पैसे नहीं है, उसे पैसे कैसे मिलेंगे, इसके संदर्भ में शून्यता है। क्या उत्तर है सरकार के पास में? जो सरकार चला रहे हैं उनके पास में, उनके हाथ में रोजगार नहीं है, उन्हें तुरंत रोजगार कैसे मिलेगा, इसके संदर्भ में कोई उत्तर है? मनरेगा के माध्यम से गांव में देने का विकल्प खुला है, पर शहरी क्षेत्र में रोजगार कैसे मिलेगा? जो बड़े पैमाने पर बेकारी आई है, बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों में रिसेशन आया है, क्या समाधान है? देखिए, क्योंकि इस सरकार का एक बहुत बड़ा क्राइसिस समय था कोरोना का, और इसके अंदर ये हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरे विश्व इस देश में आया, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा निर्णय जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोएक्टिव होकर के लिया लॉकडाउन का जी। और लॉकडाउन के अंदर जो स्थिति हर व्यक्ति के सामने जो बनी है और उसमें दिखते भी है, प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही है कि जो हमारा चाहे श्रमिक है, चाहे हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, और चाहे कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति के सामने इस समय के अंदर, इस वैश्विक महामारी के अंदर वो समस्याएं आई हैं और उनको दिक्कतें आई हैं जी। और उस दिक्कतों के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसी समय ही हर वर्ग की, हर व्यक्ति की चिंता करते हुए उन्होंने 1,70,000 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की जी। और इसकी मैंने चर्चा आपके बीच में की है, मैंने बताया भी है आपको भी, उनके चाहे उज्ज्वला योजना के तहत या उनको राशन पहुंचाने की बात है। देखिए, इस वैश्विक महामारी के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सूझबूझ से ये कदम उठाए हैं, जो दिशा निर्देश आए हैं, वो इस प्रकार के आए हैं, उसको हर व्यक्ति देश का एप्रिशिएट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है उस बात को, और ये बात बोलता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय दिए हैं वो सराहनीय है और नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। उस दिशा के अंदर अगर हम विश्व पत्र पर नजर डालें तो उसके अंदर जो नुकसान, चाहे हम यूएस की बात करें या हम इटली की बात करें, ये सब में अगर हम ध्यान करें तो देखें इस प्रकार का नुकसान वहां पर हुआ, इस नुकसान से कहीं न कहीं हम बचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है जहान है, अगर जान हमारी बची है तो पैसा भी हम कमाएंगे और पैसा कमाएंगे मजबूती से कमाएंगे। और जो ये क्राइसिस हुआ है और जिस प्रकार से सेटबैक लगा है, चाहे हमारे इकोनॉमी को लगा है, इसको लेकर के लॉकडाउन की स्थिति को देख करके, उसी स्थिति के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है, उससे जो हमारा छोटा उद्योग है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो किसान है, चाहे हमारा वो व्यक्ति है, ऐसे सब लोगों को उसके माध्यम से वो लाभ पहुंचाने का काम किया है। और वो सीधा सीधा मैंने आपको बताया दिया कि सीधा सीधा वो श्रमिक के, मजदूर के खाते में, चाहे किसान के, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,000 रुपया उसके खाते में पहुंचाने की, 6,000 रुपया उसके खाते में पहुंचाने की बात है। एडवांस वो पैसा उनके खाते में गया ताकि हर व्यक्ति की चिंता की जाए, उससे किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ये सरकार ने बड़ी ही प्रखरता से इस कदम को उठाया। हर किस्म का कदम उठाया। ये नायब सैनी जी का कहना है 20 लाख करोड़ को एक संजीवनी के तौर पर देखते हैं नायब सैनी जी। हालांकि उस संजीवनी से जान किसमें आ रही है इसको हम खोज रहे हैं अभी भी। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मेरे साथ में। शैलेश जी, मौजूदा संकट के अंदर का जो बात की आशुतोष जी ने कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन तो दूर की बात है, जो है वो इकोनॉमी बच जाए, अभी तो हम इसके लिए जूझ रहे हैं। पिछले 2 महीने से राज्य सरकारें रो रही हैं कि उनके राजस्व की आमदनी पूरी खत्म हो गई क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा था। ऐसे ना चलने के दौर में जो बात कही जा रही है कितनी व्यवहारिक है? आप एक सरकार का हिस्सा हैं बतौर पार्टी, जहां पर आप बैठे वहां पर आपकी पार्टी की सरकार है। क्या सरकारें भी राज्य के स्तर पर ऐसी संभावनाएं देख रही हैं जैसी संभावना केंद्र के स्तर पर दिखाई जा रही है? अभी अभी ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी तो 16 मई को अमेरिका ने अपने देश के लिए इकोनॉमिक पैकेज कोरोना के लिए अनाउंस किया है। $3 ट्रिलियन का पैकेज, स्टेट्स के लिए $1 ट्रिलियन, एक
अमेरिकी नागरिक के खाते में $1200 का कैश ट्रांसफर। जब हमारे आर्थिक विशेषज्ञ जी कह रहे थे कि जब विश्व के बाकी देश पीछे रहेंगे, आप अमेरिका में कोरोना की समस्या को जान रहे हैं और अमेरिका की इकोनॉमी को जान रहे हैं और अमेरिका के इकोनॉमिक पैकेज को देख लीजिए। यहां पर स्टेट्स के लिए क्या है? अभी तक कुछ भी नहीं। यहां पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ लोन मेला, एक कर्ज मेले की घोषणा की गई है $20 लाख के पैकेज के नाम पर। और सैनी जी कह रहे थे कि विपक्ष को सरकार के साथ होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, पक्ष और विपक्ष दोनों को देश की 130 करोड़ जनता के साथ होना चाहिए। देश के मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ, किसानों के साथ होना चाहिए। और किसानों के साथ सरकार किस तरह से खड़ी है दिखाई दे रहा है। 1815 से 53 रुपए बढ़ा के धान, छत्तीसगढ़ धान उगाने वालों का प्रदेश है, आपने 1868 किया। 50 और 80% की बात कर रहे थे, ये तो 2.92% की ग्रोथ है। कैसे 2022 तक आप किसानों की आय दुगनी करेंगे? कैसे आप देश की इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे? छत्तीसगढ़ ने रास्ता दिखाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 54,000 करोड़ रुपए 1.5 साल में किसानों को बेनिफिट दिए हैं, कर्ज माफी के रूप में, धान के 2500 रुपए दाम के रूप में। और उसका परिणाम यह दिखा कि जब देश की इकोनॉमी निगेटिव जा रही थी तो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में 11% की ग्रोथ दर्ज की। मैं आखिरी बात कहूंगा, 3 तिमाही, जिस तिमाही की बात हमारे आर्थिक विशेषज्ञ जी कह रहे थे, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि 2020 की Q1, Q2 और Q3 तीनों जीडीपी ग्रोथ रेट को मोदी सरकार ने रिवाइज किया है। और चौथे इकोनॉमी की जिस ग्रोथ रेट को वो 3.1% अभी मान रहे हैं, आर्थिक विशेषज्ञों का यह स्पष्ट मानना है कि ये भी 2.2% रह जाएगी। हमारे पत्रकार महोदय आशुतोष जी ने तो भविष्य के प्रोजेक्शन बताए जो स्वतंत्र आर्थिक विचारकों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये स्थिति देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हम सबको देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, न सरकार के साथ, न अपने चहेते उद्योगपतियों के साथ। सरकार के साथ नहीं, चहेते उद्योगपतियों के साथ नहीं, देश की जनता के साथ खड़े होने की जरूरत है। आशुतोष जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन आकाश जिंदल जी के पास के लिए कुछ सवाल जो आशुतोष जी ने रखे थे उनके उत्तर लेने हैं। और दूसरा मुझे ये जानना है आकाश जी आपसे कि कुल मिलाकर आप भारत के संदर्भ में बहुत अच्छी संभावनाएं देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस देश में जो बड़ी संख्या में मजदूर रह रहा है उसकी मौजूदा संकट के लिए कोई समाधान आपको सरकार के सपनों में दिखाई दे रहा है? क्या उस मजदूर की कोई खुशहाली आपको दिखाई दे रही है, या जब तक वो सपने पूरे होंगे या मजदूर जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर भी हमें चिंता करने की जरूरत है? I think you have asked a very nice and very practical question. मेरा तो ये मानना है कि कंट्री की ग्रोथ में सबसे पहला हक, सबसे पहला हिस्सा मजदूरों का होना चाहिए। और मात्र मैं सोशलिज्म वाली बात नहीं कर रहा जी। अनलेस हमारा मजदूर भाई फाइनेंशियली प्रॉस्परस है, वो कंट्री प्रॉस्पर कर ही नहीं सकती, क्योंकि डिमांड वहीं से ओरिजिनेट होगी। तो आई एम टोटली विद यू, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, मजदूर भाइयों की ग्रोथ बहुत जरूरी है। और बिल्कुल मैं तो वो दर्द के दृश्य आज भी याद करता हूं जब हमारे कुछ मजदूर भाई हिंदुस्तान की एक स्टेट में जो है ट्रेन के नीचे आके दब गए थे बेचारे। उस दिन मैं आई डिड अराउंड 20 शोज ऑन डिफरेंट नेशनल एंड ग्लोबल टीवी चैनल्स। इट वाज वेरी वेरी पेन, बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की यहां बात नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं क्लियरली नेग्लिजेंस थी। तो कहीं ना मजदूरों का ग्रोथ में हिस्सा होना बहुत जरूरी है। और मैं ये फील कर रहा हूं, अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है, जिसकी अब पॉसिबिलिटी हमें लग रही है। देखिए आज तक इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? आज हमारी स्ट्रेंथ है डिमांड एंड कंजम्पशन और आईटी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग उस तरीके से नहीं बढ़ा है, लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी, बट नाउ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, जिसके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें मजदूर भाइयों का क्लियर कंट्रोल होगा, क्योंकि उनके बिना मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल सकता। हाँ, जरूरत हमें स्किल्स अपग्रेड करने की, कि हमारे मजदूर भाइयों को सेमी स्किल्ड किया, उनके स्किल अपग्रेडेशन की जाए, उनकी नॉलेज अपग्रेडेशन की जाए, और डेफिनेटली उनको हायर लेवल पे हम लेके जाए। अभी बात हो रही थी, हमारे एक मित्र बात कर रहे थे कि 27% अनएम्प्लॉयमेंट है। वो बता दूं, उनका वो डेटा पुराना था।
अब वो 24% है। हालांकि 24% भी किसी तरीके से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये भी मैं मानता हूं, मैं एक और डेटा भी दे देता हूं जो कहीं ना कहीं लोगों को खुशी देगा। शायद अच्छा डेटा नहीं है हिंदुस्तान के बारे में, बट फिर भी I mean, this would give some happiness to some people who want to criticize the government. ILO ये कह रही है कि 40 करोड़ इंडियन वर्कर्स could be pushed deeper into poverty because of lockdown. तो लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी में दिक्कतें आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं। लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी, देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम दैट। लॉकडाउन ने इकोनॉमी के ऊपर बहुत बहुत सीवियर इंपैक्ट डाला है, इसके बारे में कोई रनिंग अवे नहीं, ना ही कहीं हम भाग के जा सकते हैं। जहां तक हमारी बात यह है कि यूएस के बराबर हमने पैकेज नहीं दिया, लेट्स फेस द रियलिटी। क्या हमारी इकोनॉमी यूएस के बराबर का पैकेज दे सकती थी? 3.8% ऑलरेडी हमारा डेफिसिट था। हमारे पॉपुलेशन का लेवल देखिए, क्या हमारी पर कैपिटा इनकम उस तरह की है? तो लेट्स फेस द रियलिटी, हम यूएस इटली की तरह का पैकेज दे ही नहीं सकते थे। तो जाहिर सी बात है, उतना बड़ा पैकेज ना हम मैनेज कर सकते थे, ना हम सोच सकते थे। आई थिंक जब हम प्लानिंग करें तो ग्राउंड रियलिटीज के करीब हमें रहना चाहिए। आकाश जी, ग्राउंड रियलिटीज से आपसे सवाल करता हूं, आपने बड़ा अच्छा तर्क दिया। अमेरिका की पर कैपिटल इनकम कितनी है और हिंदुस्तान की पर कैपिटल इनकम कितनी है, इस दोनों आंकड़ों को उठाएं। उसने अपनी पर कैपिटल इनकम के तहत क्या राहत दी और हिंदुस्तान की जो पर कैपिटल इनकम है उसके मुकाबले पर पर्सन हिंदुस्तान की सरकार ने क्या राहत दी, उत्तर मिल जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि हमने उतनी राहत नहीं दी, और उसके साथ साथ बता रहा हूं हम उतनी राहत देने की पोजीशन में ही नहीं। बिकॉज लेट्स फेस द रियलिटी, हमारा बजट ऑलरेडी इससे पहले डेफिसिट ऑलरेडी 3.8% का था। डेफिसिट दर्शकों को बता दूं आम भाषा में सरकारी घाटा, यानी सरकार की कमाई और सरकार के खर्चे के बीच में डिफरेंस जो है, तो हम उस पोजीशन में थे ही नहीं। हमारे यहाँ 35 करोड़ के आसपास हमारे भाई बहन बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। वो भाई बहन हमारे जो आज की तारीख में रोटी कपड़े मकान का भी जुगाड़ नहीं कर सकते, तो हम उस पोजीशन में नहीं है। तो लेट्स फेस द रियलिटी, पिछले 70 साल में सक्सेसिव पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें रूल किया है, और मैं तो ये मानता हूं कि पॉलिटिकल क्लास चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें उस लेवल की ग्रोथ दे ही नहीं पाई है जो हमें चाहिए थी। बट जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल थे, हैव वी गिवन अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज अवेलेबल? यस, I very vehemently feel whatever resources we had available, that the government has tried to utilize. Again, I am saying, beyond political interest, in case there's a growth opportunity for India, we must have self-belief. That is what I feel that is lacking. Self-belief must be there that we can grow. Why do we think that we don't have the potential to grow when the world is saying we would grow, where the world is going to contract? Why can't we believe that? Why can't we have trust in ourselves? I am not asking you to trust a political party. Don't trust any political party. You may love one political party. I don't very problem. I am saying countries growth potential. काम अगर मजदूरों ने करना है, वहां जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फैक्ट्री नहीं लगानी, काम मजदूर भाइयों ने करना है, पैसा एंटरप्रेन्योर ने डालना है। These are not connected with any political party. Let's have belief in this country, in the growth, in the vision. हमारे यहाँ कितने एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी है, आप देखिए फॉर्च्यून 500 कंपनीज में कितने मिडिल मैनेजमेंट और सीईओ इंडियन भरे हुए हैं, कैसे आईटी सेक्टर में हमने अमेरिका के अंदर झंडे गाड़े हुए हैं। तो आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव बिलीव इन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, यू मे और मे नॉट, बट प्लीज हैव बिलीव इन द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ योर ओन कंट्री। भरोसा करना तो अच्छी बात है आकाश जी, लेकिन भरोसे के साथ में जब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपने क्या कर दिया, तो आप कहते हैं आप अपनी इसलियत को जाने, और जब सपना देखने की बात करते हैं तो आप कह दोगे और बड़ा सपना देख लो। हमारे यहां दो बातें कही जाती हैं। एक बात कही जाती है कि सपने देखने चाहिए, पर सपने वो देखने चाहिए जिन्हें आप साकार भी कर पाए, नहीं तो जरूरत से ज्यादा बड़े सपने देखते हैं तो उन्हें शेख चिल्ली के सपनों के तौर पर भी प्रतिपादित करता है। कई बार बच्चा बैठे बैठे देखता है तो उसे कहते हैं हवाई किले बनाना छोड़ दे। देश की सरकार हो तो देश की सरकार जैसा अतीत में आचरण कर रही है उसके सपने के साथ भरोसा उसी स्तर का आता है। आशुतोष जी, आपसे पूछता हूं, जो 6 साल का इतिहास है, 70-72 साल का जाने दीजिए, 6 साल का इतिहास है, क्या वो इतिहास हमें आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आने वाले समय में चाइना की जगह हिंदुस्तान का सुपर पावर हो जाना, क्या इन बातों के लिए हम अपने आप को तैयार रखें? आने वाला भविष्य हमारा इतना ही सुनहरा है, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए।
देखिए, इसके पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, एक चीज मैं कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, शैलेश जी, मैं उस हाँ जी, शैलेश जी की बात का भी एक जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कंपेयर किया, उन्होंने एक तुलना की कि यूएस ने क्या दिया और इटली ने क्या दिया पैकेज के तौर पे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी ये देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिर आज जो चीजें आज की सरकार या आज की व्यवस्था जो चीजें इस देश के लोगों के लिए कर पा रही है, उसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कमजोर किया है। ये एक रियलिटी है। इस रियलिटी से इससे हम लोगों को वास्ता रखना पड़ेगा। और जहां तक आपका सवाल है कि पिछले 6 साल को हम छोड़ देते हैं, हम पिछले 15 साल की बात करते हैं, इसी कंट्री में, इसी देश में वो ग्रोथ भी देखने को मिला है। 2007 में, 2006 में ग्रोथ का दौर था, वो भी देखने को मिला है। लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी। इस तरीके की अगर हम एस्पिरेशन रखते हैं कि अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग बेस बना लें चाइना के तरह, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। मेरा केवल इतना कहना है कि इस सपने को जब हम देखते हैं तो इस सपने को हमें बहुत ही विविधता के साथ, बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस सपने को देखना पड़ेगा। अपनी जो हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पे काम करना पड़ेगा। हमारी जो स्ट्रेंथ्स है वो ये है कि हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारी। कृषि के ऊपर हम लोग को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ लेबर फोर्स है और जो इंटेलेक्चुअल मटेरियल है, उसके हिसाब से हमें सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये सारे गोल्स अनअचीवेबल हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मैं बीच में हस्तक्षेप करूंगा आपकी बातचीत में। आपने कहा कि हम 15 साल के हिसाब से देखें। 15 साल के हिसाब से देखने में मेरा ऐतराज है। 6 साल से एक लंबे अरसे बाद इस देश में पूर्ण बहुमत की एक दल की सरकार है। उसकी नीतियां, उसका तरीका, इसके आधार पर ही हम अपने भविष्य की बात कर रहे हैं कि क्या इस पूर्ण बहुमत की सरकार के तौर तरीके देख पाते हैं। इसलिए मैंने 6 साल को लेकर आपसे सवाल किया। उसे 16 साल के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो 10 साल एक दूसरी सरकार के थे, उसके तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। एक दूसरा, आपने कहा कि हमें अपनी हैसियत को देखते हुए करना चाहिए और उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है या फाउंडेशन पे देखना चाहिए। सवाल इस बात का है कि जब हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, विश्व की स्थितियों की बात कर रहे हैं, इस दौरान क्रूड ऑयल की प्राइस निगेटिव चली गई, पर इस देश के निवासियों को 5 रुपए भी सस्ता तेल नहीं मिला। जितना अंतर आया, जितना 1,70,000 करोड़, 1,90,000 करोड़ का हवाला नायब सैनी जी हमारे साथ में दे रहे हैं, लगभग उतना मुनाफा तेल की कीमतों के अंतर के तहत सरकार ने अपनी ड्यूटी बढ़ाकर पा लिया। ये सरकार के तौर तरीके हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई सरकार राहत पहुंचाना चाहती है? क्या सरकार की नीति ऐसी है जिसके अंतर्गत हम आने वाले समय को इतना ही खुशहाल, इतना ही सुनहरा देखने पे यकीन कर सकते हैं? बतौर पत्रकार इस पर आपका कमेंट अपेक्षित है। फिर मैं जनरल साहब के पास लूंगा और आखिरी टिप्पणी मैं नायब सैनी जी से लूंगा, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी आशुतोष जी। मैंने 15 साल का जिक्र केवल इसलिए किया, ये बताने के लिए कि भारत में पोटेंशियल की कमी नहीं है। सरकार कोई भी हो, भारत में पोटेंशियल पूरा है जी। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये पिछले 6 साल का जो लेखा जोखा है, उसको लेके क्या हम इस तरीके के सपने देख सकते हैं। पिछले 6 सालों में बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसको कि हम अब तक संभाल नहीं पाए हैं। जैसे आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, एक तरीके से मैं मानता हूं कि ये एक फेलियर है। आज के डेट में अब बातें होने लगी हैं कि अब वन टाइम लोन का रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए और अब बैड बैंक को भी स्थापित करने की बातें हो रही है। ये सब मुझे लगता है कि पहले करना चाहिए था। फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे 2018 के बाद इतनी सारी क्राइसिस रही, उस क्राइसिस का केवल मीडिया में और अदरवाइज पावर्स के कॉरिडोर में ही उसका क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश की गई। रियलिटी में वो क्राइसिस एक कंटेजियन बन के स्प्रेड की और एनपीए की प्रॉब्लम हम देख ही रहे हैं कि जहां की तहां है, उसमें कोई भी सुधार नहीं है। तो बैंक होते हैं इंजन ग्रोथ के, वन ऑफ द इंजन्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर होता है
वन ऑफ द अदर इंजन ग्रोथ का, दोनों इंजन बिल्कुल ही बंद है, ठप है। ठप है, ये सरकार कहना के पास- आशुतोष जी का, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण है। आखिरी बातचीत के लिए आकाश जिंदल जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, उनकी बात सुनते हैं, फिर आखिरी टिप्पणी के लिए नायब सैनी जी के पास। जी आकाश जी। You were talking about data. One simple data. This was around 20th April. मैं आकाश जी आपसे एक Facebook अनुरोध invest- करूंगा, हमारा दर्शक जी, वर्ग जी। मूलतः हिंदी भाषी है, हाँ, थोड़ा आपको हिंदी। मुश्किल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन हिंदी में आप जी, बोलेंगे जी। मेरा दर्शक ज्यादा कनेक्ट होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हमारे पास करंट डेटा है, अप्रैल के अंदर फेसबुक ने एक एफडीआई की है 43,000 करोड़ की, वो उस समय जब कोरोना अपने एक्सट्रीम में था। तो ये डेटा और फिगर आपके सामने रख रहा हूं, तमाम चैनल्स पे भी उसकी चर्चा हुई थी। दिस इज 43,000 करोड़ विच फेसबुक इन्वेस्टेड इन एन इंडियन कंपनी ड्यूरिंग हाइट ऑफ कोरोना। दूसरी बात जहां आप कर रहे थे, वो ग्लोबली अप्रूव्ड डेटा है। आप कहें तो सारी एजेंसीज के नाम बताया था जहां इंडिया की आपका growth कहना की पर्याप्त है बात- आकाश जी, वो कोई विषय ही नहीं है आपके द्वारा कहे गए, आप एक आधिकारिक व्यक्ति हैं। जी जी, तो जो वो बातें हैं। और तीसरी बात, मेरे हिसाब से द वे आवर प्राइम मिनिस्टर हैज स्टीयर्ड आवरसेल्व्स इन अस इन कोरोना, मैं तो ये देख के कहना चाहूंगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ। बहुत अच्छे से हमें स्टीयर किया है इकोनॉमी को। हाँ, एक लास्ट चीज में आपके साथ हूं हिमांशु जी, वो प्रश्न मैं भी जो है नायब सैनी साहब से पूछना चाहूंगा विद ड्यू रिगार्ड्स। हमें आज तक जो बताया गया है कि इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस दो चीजें होती हैं, एक तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, दूसरा डॉलर रुपी इक्वेशन। अब देयर वाज अ पर्टिकुलर नाइट व्हेन क्रूड ऑयल वेंट इनटू माइनस, नॉट नेगेटिव, इट वाज ट्रेडिंग एट नेगेटिव रेट, लेस देन जीरो। तो अब जो ये दो चीजें हमें बताई गई हैं, पहला फैक्टर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, दूसरा रुपी डॉलर इक्वेशन, क्या वो मई के मंथ में इंडिया में रिफ्लेक्ट हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों हुआ? इस प्रश्न में मैं आपके साथ हूं। अदरवाइज आई थिंक प्राइम मिनिस्टर हैज डन एक्सीडिंगली वेल। हाँ, इस प्रश्न का जवाब जो है मैं आप ही की तरह तत्पर हूं जानने के लिए कि वो जो फॉर्मूला हमें दिया गया है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस प्लस डॉलर प्राइसेस, उस पे एज अ कंट्री मई में हम कितने खरे उतरे हैं। आई डेफिनेटली वांट टू नो फ्रॉम हिम। जी सैनी साहब, मुझे उम्मीद है आप मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी के पास नहीं भेज देंगे इस उत्तर को लेने के लिए। जानना चाहते हैं मेरे पैनलिस्ट कि पेट्रोल के दामों के संदर्भ में राहत देश को क्यों नहीं मिली, ये आपसे सवाल। और दूसरा आपसे आखिरी टिप्पणी पूरे कार्यक्रम के संदर्भ में कि जो वादा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, आपकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और जो सपना दिखाया जा रहा है, क्या भरोसा करें? देखिए, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा, जो भाई साहब ने अभी ये क्वेश्चन पूछा है, आप अगर देखेंगे जब से मोदी सरकार आई है, पेट्रोल और डीजल के दाम 2014 से पहले जो थे उससे लगातार कम रहे हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप मिलान करेंगे तो देखेंगे तो जो पिछला 2014 से पहले का कार्यकाल था उसके रेट्स देखेंगे और अब के रेट्स देखेंगे, उसके अंदर देश की जनता को राहत देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे भाई जो पहले भी बात कर रहे थे कि हम देश के साथ खड़े होंगे, पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे, इस प्रकार की बात उन्होंने की है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से ये क्राइसिस देश के ऊपर आया, देश की जन के ऊपर आया, देश लॉकडाउन की स्थिति के अंदर गया, और मैंने जिसकी चर्चा भी की है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है जहान है, उस स्थिति के अंदर देश के अंदर लगभग 74 करोड़ जो बेनिफिशियरी थे, उन तक सीधा सीधा किसी न किसी रूप के अंदर लाभ पहुंचाने का काम वो मोदी सरकार ने किया है। चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे दिव्यांग हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे श्रमिक हैं, ऐसे सब लोगों तक ये लाभ पहुंचाने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। और दूसरा मैं इसके अंदर और भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो हमारे एम्प्लॉय भाई लगे हुए हैं, उनको भी 24% ईपीएफ कंट्रीब्यूशन भी सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा करवाने का काम मोदी सरकार ने किया। इतना इस क्राइसिस के अंदर हम मानते हैं कि लोगों को दिक्कत आ रही है, उसके अंदर रोजगार की भी दिक्कत आई है, क्योंकि लोगों के काम बंद हो गया, लोगों के रोजगार छूट गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का ये पैकेज दिया है, और जो उन्होंने कहा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप विश्वास लेकर के आप चलिए। देश की जनता 130 करोड़ लोग
वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि हमारे जो तो शैलेश जी, आपके लिए नायब सैनी जी का संदेश है कि 130 करोड़ जो भरोसा कर रहे हैं उसमें आप अपना नाम भी लिखाइए और देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा जताइए। बहरहाल हम चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कुल मिलाकर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो आकाश जी ने भी बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर कर रहे हैं। सबसे बेहतर बात यह है देश के संदर्भ में कि जब पूरी दुनिया निराशा की गर्त में जा रही है तब हमारे पास में ऐसा नेतृत्व है जो उम्मीदों को जगाए हुए है। कठिन परिस्थितियों में उम्मीद को जगाए रखना यह भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होता है, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप 100 में से 100 अंक दे सकते हैं। इन तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी वो देश के सपनों को मरने नहीं दे रहे हैं, लेकिन केवल सपनों को बनाए रखना जरूरी नहीं है, उन सपनों को साकार करके दिखाना भी जरूरी है, और उसके लिए ठोस कदम की जरूरत है। उम्मीद है वो ठोस कदम उठेंगे और ऐसे ठोस होंगे जिन्हें जनता महसूस कर पाएगी। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मौजूदा हालात पर है कि तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कि तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। फना निजामी ने ये जो शेर लिखा था ये कुछ कुछ मौजूदा हालात पर है। या तो वादे पूरे कर दीजिए या कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारा वादों पर एतबार ही उठ जाए। उम्मीद है हमारे हुक्मरान इसको समझेंगे, और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। सादा प्रणाम। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।